हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की 1 शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में ना हम देखिए दोस्तों अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 को हम पूरा ही समाप्त कर देंगे। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये ना 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो फिर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर आपका कवर करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक कोने में केवल कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उनकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ना ज़रूर चेकआउट करना। तो आज की वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे और आगे के जितने भी टॉपिक हैं आज की वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं, यानी कि आज हम ना पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको ना अपनी नोटबुक पर समझेंगे और वहीं पर आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नोटबुक पर। अब देखिए दोस्तों, हम अपनी नोटबुक पर आ गए हैं, ठीक है। और जिसमें मैंने यहाँ पर नोट किया है कि विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, हम किसी एक तत्व के स्थान पर उसके दूसरे तत्व को स्थापित कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया की ना हमने परिभाषा देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा मैंने बहुत सिंपल आसान भाषा में लिखी है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप ना इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो जितना मैं पढ़ाऊँगा वो आपको ना बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि विस्थापन अभिक्रिया। अब क्या करेंगे, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसका हम ना एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिभाषा है कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ दोस्तों, इतनी आसान भाषा में मैंने बताया है, इतनी आसान भाषा में आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए दोस्तों, अगर कोई अधिक क्रियाशील तत्व है तो देखिए दोस्तों कम क्रियाशील तत्व है ना उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक ना एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, अगर हम क्या करें, फेरस की अभिक्रिया अगर हम क्या करें कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फेरस सल्फेट और हमारा कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, जो हमारा फेरस है ना, फेरस क्या करेगा, इस कॉपर के घर में आकर इसको ना लात मार के अलग कर देगा और इसकी जगह बैठ जाएगा, यहाँ पर ना स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर को अलग हटा देगा और यहाँ पर फेरस आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कॉपर बेचारा अलग आके बैठ जाएगा, तो कॉपर यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फेरस ने कॉपर की जगह ले ली है, कॉपर की जगह स्थापित हो गया है, तो इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो फेरस है ना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो फेरस है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी कि जो फेरस है ना कॉपर से जल्दी क्रिया कर लेता है और कॉपर क्या करता है, बाद में अभिक्रिया करता है। तो इसलिए फेरस ने क्या किया, कॉपर को लात मार के अलग कर दिया। तो यहाँ पर कॉपर की जगह फेरस आ गया, तो यहाँ पर बन गया फेरस सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर बेचारा कॉपर अलग हो गया। और इसी तरह इसका ना बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, एक क्रियाकलाप भी दिया है। उसमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को लेते हैं, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम ना फेरस या लोहे की 2 कीलों को लेते हैं और इन कीलों को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बन जाता है और ये कॉपर है ना भूरे रंग की अलग हो जाती है, ठीक है। और कॉपर का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और ये फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, फेरस सल्फेट का रंग ना थोड़ा हरा हरा सा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यह करने से पहले कॉपर सल्फेट का कैसा रंग था, इसका रंग था नीला, ठीक है, इसका रंग था नीला। जब हमने कॉपर सल्फेट में लोहे की 2 कीलों को डाला तो उसने अभिक्रिया करके इसका रंग कैसा कर दिया, इसका रंग कर दिया थोड़ा सा फीका फीका कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉपर है ना, ये कॉपर कील के ऊपर लपेट के अलग आ जाता है और इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हमारा है फिर हमारी अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर विस्थापन तो होगा लेकिन 2 तत्वों का विस्थापन होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द्विविस्थापन, 2 तत्वों का विस्थापन होगा। ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर 2 तत्वों का विस्थापन होगा, 2 तत्वों की अदला बदली हो जाएगी, उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के
के आयनों की अदला बदली हो जाती है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, इससे हम और समझते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, वहाँ पर क्या होगा, दो तत्वों की अदला बदली हो जाएगी, दो तत्वों की अदला बदली हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना सीधे हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारा ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये बुक में भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, और हम क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। जब मिक्स होगा तो यहाँ पर एक अभिक्रिया होगी। क्या अभिक्रिया होगी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम और बेरियम, ठीक है, बेरियम क्या होता है, ये ना आपस में चुगलबंदी करके ये अपने स्थान को चेंज कर लेंगे। ये कहेगा कि भाई तू मेरे घर में आ जा, और बेरियम कहेगा सोडियम से कि भाई तू मेरे घर में आ जा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ना आपस में चुगलबंदी करके अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनता है, जब Na2 यहाँ पर आएगा Cl के पास में, तो हमारा बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। और हमारा क्या बनेगा, जब हमारा Ba इधर SO4 के पास में आएगा ना, तो हमारा बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है, ये हमें अपक्षेप प्राप्त होगा। जैसे कि ये मिलेगा, देखिए दोस्तों, जब हम क्या करेंगे, जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब हम आपस में मिलाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा, जो हमें ठोस मिलेगा, जो जल में अम्लीय होगा। जो जल में अम्लीय होता है वो हमारा होता है अवक्षेप, ठीक है। जिस अभिक्रिया में हमें कोई अगर ठोस अगर पदार्थ मिलता है जो जल में अम्लीय होता है, तो वो होता है अवक्षेप होता है, ठीक है। और जिसमें हमें अवक्षेप प्राप्त हो उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ना, ये हमारा कैसा होगा, विलयन होगा, ठीक है, हमारा विलयन में ही घुला रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं, तो इसके तत्वों के आयनों की अदला बदली हो जाती है। इसने यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, इन दोनों ने आपस में चुगलबंदी करके यहाँ पर ये इस तरह से अभिक्रिया बनाई है। और ये हमारा है बेरियम सल्फेट है ना, ये सफ़ेद रंग का अपक्षेप है ना, हमें ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये से हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, अब अगला टॉपिक है हमारा उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आज के बाद दोस्तों आपको ना ये दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, उपचयन का मतलब क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपचयन हो गया है, ठीक है। अब जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का निकलना, जब किसी तत्व में से ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उपचयन और अपचयन क्या होता है, जब कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका उपचयन होगा, और जब कहीं से ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हमें ना और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ना कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है ना, इससे कॉपर के साथ में आके चिपक जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CuO। तो यहाँ पर कॉपर में क्या हुआ है, यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है ना, जब जुड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, CuO में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उपचयन। उपचयन हुआ है क्योंकि Cu में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैसे पढ़ते हैं, आइए आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, CuO में क्या हुआ, उपचयन हुआ है, ठीक है, चयन। तो इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है, CuO में उपचयन हुआ है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक और हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है CuO का, यानी कि इसको ना कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। CuO को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों, CuO से हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के ना हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल रह जाएगा Cu, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन में जब हमारा ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ पर H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ना उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हुई हैं। कैसे हुई हैं, देखिए, CuO में से ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकला है ना, तो यहाँ से Cu से ऑक्सीजन निकल के केवल Cu बन गया। तो यहाँ से क्या हुआ है, जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपचयन, ठीक है, अपचयन। अपचयन क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो हमारा ऑक्सीजन निकलेगा तो यहाँ पर अपचयन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, जब हमारा ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, उसका होगा उपचयन, ठीक है, उपचयन होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हुई हैं, ठीक है।
यहाँ पर उपचयन भी हुआ है और यहाँ पर अपचयन भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हुई हैं। तो इस तरह से आपको ना उपचयन और अपचयन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, आपने ना एक और अभिक्रिया का नाम सुना होगा जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हम। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखिए मैं आपको ना सिंपल भाषा में बताता हूँ। जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होंगे तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखिए दोस्तों कितनी सिंपल है, और इसकी मैंने यहाँ पर ना परिभाषा भी लिख दी है, ठीक है। परिभाषा क्या है, जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हम क्या करेंगे, CuO प्लस हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, और इसको हम क्या करेंगे, अगर हम ना गर्म करें, जब गर्म करने पर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों हमारा CuO से ऑक्सीजन निकल के ना हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा। जब CuO से हमारा ऑक्सीजन निकलेगा तो यहाँ पर बनेगा Cu, ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन निकल के किस में जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा H2O यानी कि जल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हुई हैं। कैसे, यहाँ से क्या हुआ है, CuO से CuO में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से निकला है। जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन हुआ है, अपचयन, ठीक है, अपचयन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हाइड्रोजन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन से H2O में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन निकला है कि जुड़ा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर उपचयन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए दोस्तों, अपचयन और उपचयन कब होती है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है किसी तत्व में, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ना उपचयन होगा। जब किसी तत्व से ऑक्सीजन हमारा निकलेगा तो वहाँ पर अपचयन होगा, ठीक है। इस तरह से उपचयन और अपचयन बहुत कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको उपचयन और अपचयन यहाँ पर और रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों, इसके ना अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है संक्षारण, ठीक है। तो इसको हम ना बुक में से ही समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे संक्षारण कि भाई संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम ना थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं, फिर हम ना इसको समझा देंगे। देखिए दोस्तों, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं नई चमकीली होती हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होती हैं, जब आपने लोहे की वस्तुएं देखी होंगी, जब वस्तुएं नई नई होती हैं तो वो चमकीली होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ समय पश्चात उन पर ना लालमा युक्त यानी कि लाल रंग की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। जैसे कि धातु पर जंग लग जाती है, धातु ना खराब होने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और लिखा है, और देखिए इसमें आगे लिखा है, कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। देखिए दोस्तों, जब चांदी और तांबे पर पता है कैसे रंग का परत चढ़ जाता है, चांदी पर ना काले रंग की परत चढ़ जाती है और तांबे पर ना हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये क्यों होता है, यहाँ पर लिखा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल तथा आदि के संपर्क में आ जाती है तब ये संचारित हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब कोई धातु होती है क्या होता है, उसके आसपास अम्ल होता है, आर्द्र होता है, नमी होती है या वायु के संपर्क में आ जाती है तब ये संचारित हो जाती हैं और इसी को हम कहते हैं संक्षारण, ठीक है दोस्तों। संक्षारण क्या होता है, आपने देखा होगा वायुमंडल में बहुत सारे गैसें, ऑक्सीजन, पानी, हवा होती है, तो ये करती हैं, तो ये धातु से अभिक्रिया कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, नई तरह का पदार्थ बनता है, जिससे हमारी धातु ना खराब होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है विकृत गंधा। विकृत गंधता का मतलब होता है कि उसकी ना गंध खराब हो जाती है। किसकी गंध खराब हो जाती है, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारे वसा युक्त यानी कि तैलीय जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं और अगर हम उनको लंबे समय तक रख दें तो उसकी गंध कैसी होती है, उसमें ना बदबू आने लगती है, तो उससे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं विकृत गंधता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है उपचित होने पर, ठीक है, तेल एवं वसा विकृत गंध हो जाते हैं। जैसे कि जो हमारी तेली वाली सौदा होती हैं, जो हमारी तेल से बनी होती हैं, ठीक है, जो उसमें तेल पड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसको खुले में रख दें, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो वायुमंडल होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन जाकर उससे तेलीय खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया करके उसकी गंध को खराब कर देती हैं, जिससे हम कहते हैं विकृत गंधी, ठीक है।
और ये उपचयित के कारण होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ना ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसी हम कहते हैं उपचयित होना। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। हाँ दोस्तों, उनके स्वाद भी बदल जाते हैं और उसकी गंध क्या होती है, गंध बहुत बदबू की तरह आने लगती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें आगे लिखा है प्राय तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयित रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे तैलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनको उपचयित रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे डब्बे लाते हैं जिसके यहाँ पर ऑक्सीजन से अपक्रिया ना हो। ठीक है, बाह्यरोधी हम बर्तन को लेके आते हैं और उन्हीं में हम अपने खाने को रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा अपचयन रुक जाता है। अपचयन की जो गति होती है ना, वो हमारी धीमी हो जाती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो हमारे चिप्स होते हैं ना, चिप्स वाले पैकेट में, चिप्स वाली थैली में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ये किसी से अपक्रिया नहीं करती है, ये अक्रिय कैसे होती हैं। ठीक है, ये हमारे चिप्स को ना लंबे समय तक आसानी से सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं विकृत गंधता। ठीक है, विकृत गंधता। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियोज़ में।